नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद खास और न्यूज़ बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी बड़ी खबरें जो देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेष रूप से निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन योद्धाओं के भविष्य की दिशा तय करने वाली हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की प्रगति में खपा दिया। आज की ये विशेष रिपोर्ट उन बुजुर्गों, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उन भावी पेंशन भोगियों के नाम है जो ईपीएस 95 यानी ईपीएस 95 के तहत अपने न्यायपूर्ण हक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम न केवल आंकड़ों की बात करेंगे बल्कि उस कानूनी और सरकारी हलचल की तह तक जाएंगे जो आने वाले दिनों में आपकी जेब और आपके जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित बदलाव की जिसका इंतजार कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर वो कर्मचारी कर रहा है जो ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आता है। वर्तमान में जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आज के इस दौर में जहां महंगाई की दर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहां एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए मात्र 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन में गुजारा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 1000 रुपये आज के समय में केवल एक प्रतीकात्मक राशि बनकर रह गई है जिससे महीने भर की दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अब जो खबरें गलियारों से छनकर बाहर आ रही हैं वे किसी उत्सव से कम नहीं हैं। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस न्यूनतम पेंशन राशि को सीधे 5 गुना तक बढ़ाने की एक ठोस कार्य योजना पर विचार चल रहा है। जी हां, 1000 रुपये की इस मामूली राशि को बढ़ाकर अब 5000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव मेज पर है। यदि ये प्रस्ताव वास्तविकता में बदलता है तो ये उन लाखों परिवारों के लिए एक संजीवनी की तरह होगा जो वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस बदलाव की महत्ता को समझने के लिए हमें ईपीएफओ की बुनियादी संरचना को समझना होगा। सन 1952 यानी 1952 में जिस संस्था की नींव रखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक ऊर्जा और अपने जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष किसी निजी संस्थान को देता है तो बुढ़ापे में उसे दर-दर न भटकना पड़े। ईपीएफओ मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना शामिल हैं। अब जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है वो इसी ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत है। 5000 रुपये की ये प्रस्तावित राशि उन सभी सदस्यों को मिलने की उम्मीद है जिन्होंने अपने सेवाकाल के न्यूनतम 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये न केवल उनकी वित्तीय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें एक सामाजिक सम्मान भी प्रदान करेगा। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि इस पर अभी अंतिम मोहर लगना शेष है, लेकिन आगामी बजट सत्र या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आगामी अधिवेशनों में इस पर किसी बड़ी आधिकारिक घोषणा की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जो सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक मील के पत्थर साबित होने वाले फैसले से जुड़ा है। दोस्तों, अक्सर पेंशन को एक उपहार या एक उपकार की तरह देखा जाता रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा रुख से इस पूरी धारणा को ही बदल कर रख दिया है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में ये रेखांकित किया है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कोई दान नहीं है और ना ही ये किसी नियोक्ता की दया पर निर्भर है, बल्कि पेंशन एक कर्मचारी का वो अर्जित अधिकार है जो उसने अपनी वर्षों की मेहनत, पसीने और निष्ठा के बदले हासिल किया है। ये फैसला ईपीएस 95 के उन पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने उन सभी बाधाओं को धाराशाही कर दिया है जो अक्सर तकनीकी नियमों का हवाला देकर पेंशन के लाभों को रोकने या कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। इस न्यायिक निर्णय के बाद अब पेंशन की गणना के तरीकों में भी बड़े बदलाव के द्वार खुल गए हैं। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अब जो नई पेंशन व्यवस्था आकार लेगी वो अधिक न्यायपूर्ण और पारदर्शी होगी। इसमें सेवा की अवधि को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर जिस कर्मचारी ने 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष तक निरंतर सेवा दी है उसे उसके योगदान के अनुपात में एक बेहतर और सम्मानजनक बढ़ोतरी मिलना तय है। वहीं कम अवधि तक सेवा करने वालों के हितों की भी रक्षा की जाएगी ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो। ये श्रेणीबद्ध ढांचा न केवल पेंशन प्रणाली को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाएगा बल्कि इसे अधिक तर्कसंगत भी बनाएगा। इसके अलावा एक और संवेदनशील मुद्दा है जिसे हम हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन का विकल्प कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब ईपीएफओ उन मामलों की भी बारीकी से समीक्षा कर रहा है जहां कर्मचारियों ने अपने वास्तविक और उच्च वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प चुना है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यदि आपके सर्विस रिकॉर्ड या कंट्रीब्यूशन के विवरण में कोई विसंगति है तो उसे सुधारने का ये सबसे सही समय है।
ईपीएफओ अब अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बना रहा है ताकि किसी भी बुजुर्ग को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। एक और बिंदु जो आपकी उत्सुकता बढ़ा सकता है वो है बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान। यदि नियमों में बदलाव के बाद ये सिद्ध होता है कि किसी पेंशनभोगी को पिछले समय में कम भुगतान मिला था तो उसके पिछले बकाये के भुगतान की राह भी खुल सकती है। हालांकि ये एक प्रशासनिक और वित्तीय रूप से भारी प्रक्रिया है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है। हमारी इस विशेष रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं का शिकार न हों। पेंशन से जुड़े किसी भी दस्तावेज, चाहे वो आपकी सैलरी स्लिप हो, पीएफ स्टेटमेंट हो या बैंक के कागजात हों, उन्हें पूरी सावधानी के साथ सहेज कर रखें। आज की ये रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि हवा का रुख बदल रहा है। एक तरफ जहां सरकार 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के जरिए आर्थिक सुरक्षा देने की सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका आपके अधिकारों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये दोनों ही खबरें मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करती हैं जहां रिटायरमेंट का मतलब लाचारी नहीं बल्कि एक गरिमामय जीवन की नई शुरुआत होगी। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक ऐसी ही प्रामाणिक और विस्तृत जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि हर उस साथी और बुजुर्ग के साथ साझा करें जिसकी आंखों में एक सुरक्षित कल का सपना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस विस्तृत रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही हाजिर होंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर किसी विशेष राज्य या विभाग से जुड़ी और भी बारीक जानकारियां जुटाकर आपके